हेलो एवरीवन, मैं मोनिका अग्रवाल, मैथमेटिक्स फैकल्टी इन एसीआई। आज हम एसीआई की पंचायत में बैठे हैं और आज मेरे साथ एसीआई कोचिंग के डायरेक्टर अरविंद राव सर हैं, जिन्होंने हजारों नीट और आईआईटी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया है। तो आज मैं सर से ही जानना चाहती हूँ, सर मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय और एसीआई का परिचय खुद दें। थैंक यू मैडम। सभी को जय श्री राम। सबसे पहले मैडम मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं अरविंद राव फिजिक्स फैकल्टी हूँ और एसीआई का डायरेक्टर भी हूँ। एसीआई बानसूर के अंदर हम बैठे हुए हैं। पिछले 13-14 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और हर तरह के बच्चे को मैंने पढ़ाया है। बोर्ड लेवल से लेकर नीट और जेई लेवल तक मैंने बच्चे को तैयार किया है, तैयार होते हुए देखा है और उसका हाथ पकड़ के मैं चला हूँ। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे बहुत सारे छात्र अलग अलग जगह पे, चाहे बोर्ड में कह लो, चाहे नीट में कह लो, चाहे जेई में कह लो, कामयाब हुए हैं और अलग अलग संस्थानों में जाकर वो पढ़े हैं। उसके बाद आज वो फील्ड में, समाज में काम भी कर रहे हैं और एक अच्छे इंसान के रूप में समाज के अंदर वो पहुंच चुके हैं और आज भी हम उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और परमात्मा की कृपा से आज हम एसीआई बानसूर में भी इसी काम को और बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। हम फाउंडेशन और टारगेट की तैयारी करवाते हैं बच्चे का। 10th के बाद फाउंडेशन की तैयारी होती है, फिर 12th के बाद अगर बच्चा अपने पास आता है आफ्टर स्कूलिंग तो उसको अपन टारगेट बैच में पढ़ाते हैं और हम यहाँ पर जो है उसको नीट और जेई के लिए तैयार करते हैं। सर, ये फाउंडेशन और टारगेट का आप थोड़ा और अच्छे से बताएंगे कि फाउंडेशन क्या होता है और टारगेट क्या होता है? देखिए मैडम, जैसे फाउंडेशन और टारगेट वैसे तो अपन ने नाम रख रखा है कि भाई 10th पास जो बच्चा आएगा उसको अपन 11th 12th में जब लेंगे तो अपन बोलते हैं कि अपन इसको फाउंडेशन में ले रहे हैं। और अगर 12th पास विद्यार्थी जब आता है कई स्कूल से और वो जब 1 साल का अपना ड्रॉप लेके नीट और जेई की तैयारी करता है तो हम कहते हैं कि ये टारगेट बैच में आया है। परंतु मैं इसको अगर इसके सही मीनिंग के ऊपर रोशनी डालूं तो फाउंडेशन के मीनिंग का अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो फाउंडेशन उस शब्द से आया, फंडामेंटल से, आधार से। जिस तरह से किसी इमारत का एक बेस होता है, आधार होता है, तो उसको अपन कहते हैं कि इसका हम फंडामेंटल तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन भर रहे हैं इसकी। इसी प्रकार से जब 10वीं पास छात्र अपनी एक दिशा को पकड़ता है कि भाई मेरे को अब साइंस लेना है, मैथ लेना है, कि आर्ट लेना है, कि कॉमर्स लेना है, तो वो 10वीं तक जो सारे जो बच्चे थे वो एक कॉमन पढ़ाई पढ़ रहे थे। 10वीं के बाद अब वो अलग अलग दिशा में चलना शुरू करते हैं। साइंस वाला, मैथ वाला अपनी दिशा ले लेता है, आर्ट वाला अपनी दिशा में निकलता है और कॉमर्स वाला अपनी दिशा में निकलता है। तो अपने पास साइंस और मैथ वाले बच्चे आते हैं जिनको हम कहते हैं कि हम इनका फाउंडेशन करवा रहे हैं। तो उनका फाउंडेशन का मीनिंग क्या है कि भाई अब ये अपने लिए एक तरह से फर्स्ट क्लास के विद्यार्थी हैं, क्योंकि अभी तक तो ये उन बच्चों के साथ भी बैठे थे जो आज आर्ट में चला गया, ये उनके साथ भी बैठा था जो आज कॉमर्स में चला गया। अब ये उनसे अलग होके आया है और अब ये अपना जो भविष्य है अब ये साइंस के अंदर बनाने वाला है। अब उसकी एक तरह से अपने पास फर्स्ट क्लास है, पहली जमात है। अब वो जैसे कक्षा 1 में, कक्षा 2 में उसको ABCD सिखाई गई थी, उसको 1 2 3 टेबल और सब सिखाया गया था। अब वो जो बेस था उसका, उस बेस के आधार पे कक्षा 10 तक उसको बताया गया, उसके बारे में सोचा गया, डिसाइड किया गया कि ये पढ़ने में कैसा है, ये पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी है या बीच का है या एकदम पीछे रह गया है। अब ऐसे ही उसका बेस तैयार होता है कक्षा 11th में आके। अब उसने साइंस की पढ़ाई पढ़ने की सोची है। अब वो साइंस में उसका IQ कैसे चलेगा, साइंस को पढ़ने की, समझने की एक प्रक्रिया अलग होती है। अगर तुलना करें कॉमर्स से और आर्ट से,
यहाँ के इस पढ़ाई के अंदर जो है एक कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी होती है। बच्चे को सोचने समझने कल्पना करने की एक क्षमता उसकी काम करती है। अगर वो अच्छे से सोच सकता है, समझ सकता है, किसी बिंदु के बारे में अच्छे से कल्पना कर सकता है, फिर वो उसके अंदर अच्छे से कामयाब हो सकता है। तो उस साइंस की शुरुआत यहाँ से होती है, इसलिए इसका नाम है फाउंडेशन। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने फाउंडेशन और टारगेट में। इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है सर, जैसे हम देखते आ रहे हैं कि 10वीं के बाद से बच्चे को हम स्कूल ही जा रहा है बच्चा 11वीं 12वीं के लिए, तो स्कूल और फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है और फाउंडेशन क्यों करना चाहिए बच्चों को? जी, क्योंकि जनरली बच्चा स्कूल जा रहा है 10वीं तक, वही उसके दोस्त होते हैं, 11वीं में वही कंटिन्यू करता है बच्चा। तो आपकी मतलब कोचिंग से या फाउंडेशन से स्कूल में क्या डिफरेंस और बच्चे को फाउंडेशन क्यों करना चाहिए? देखिए मैडम, मैं यहाँ पे मेरी एक बात जो रह गई है टारगेट के बारे में, हाँ जी, वो अब यहाँ पे पूरी हो जाएगी। हाँ जी भाई टारगेट बेच का मीनिंग क्या होता है, मैं पहले उस बात को पूरी कर दूं मेरी। हाँ जी सर। फाउंडेशन के अंदर तो वो एक नॉर्मल चीज पढ़ेगा, बेसिक चीज पढ़ेगा, अपने बेस को मजबूत करेगा। हाँ जी। टारगेट का मतलब क्या है कि अब वो उसके ऊपर फोकस करके कि अब मुझे नीट या जेई को क्रैक करना है, या मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, या मुझे किसी अच्छे संस्थान में आके अपनी स्टडी के लिए जाना है, तो उसमें मैं कैसे पहुंचूंगा, उसके लिए वो जो तैयारी करता है तो उसको कहते हैं टारगेट। अब बात यह आती है कि स्कूलिंग की बजाय फाउंडेशन क्यों करना चाहिए। भाई टारगेट तो कोई भी कर सकता है, फाउंडेशन क्यों करना चाहिए, मेन बात ये है। अब जैसे गांव देहात में अपन कहते हैं, किसी से पूछते हैं, बात करते हैं कि बच्चे को अगर तैयारी करवानी है नीट और जेई की, तो आप इसको जो है ना 10th के बाद ही फाउंडेशन में डाल दो। तो लोग अक्सर क्या कहते हैं, नहीं जी अभी इसको आराम से 11th 12th करने दो, हम 12th के बाद सोचेंगे। मतलब वो किस बारे में सोचेंगे, टारगेट के बारे में सोचेंगे। मतलब उनका टारगेट अभी से फिक्स ही नहीं है। हालांकि पढ़ाई वो उसी चीज की कर रहे हैं, साइंस ले लिया है जाने अनजाने में, पर उनका टारगेट फिक्स नहीं है। अरे अगर मेरा किसी चीज को लेके गोल ही फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब आधी हार तो मेरी वही निश्चित हो चुकी है। और जिस किसी ने अपना टारगेट या गोल फिक्स कर लिया है, तो उसकी 50% काम तो वहीं से बन गया। वो उसी दिन से काम शुरू कर देगा कि मेरे को इस टारगेट को अचीव करना है, तो मुझे अब ऐसे चलना है। अब जैसे बात आती है स्कूलिंग की, स्कूलिंग की बजाय फाउंडेशन क्यों करवाएं? पहली बात तो यहीं से निकल के आती है, अगर वो फाउंडेशन करेगा तो डे 1 से उसको पता है कि मेरा टारगेट ये है, उसको लेकर वो फाउंडेशन में उसी दिन से काम शुरू कर देगा। लेकिन स्कूलिंग में वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि स्कूलिंग का पैटर्न क्या है कि अब आप 11th करोगे, 12th करोगे, अच्छी परसेंटेज बनाओगे और फिर आप सोचोगे। क्या सोचोगे, साइंस क्यों ली थी, बाद में सोचोगे। अभी आपने साइंस बस ले ली है, जैसे आपने कक्षा 10 तक हर क्लास को पास किया है, ऐसे ही 11th और 12th को पास करोगे। उस बच्चे के मन में यही रहेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि अब आप अलग हो चुके हो, अब आपने एक रास्ता पकड़ लिया है, साइंस ले ली है, अब आपने इसमें कामयाब होना है, तो अब आपके पास एक टारगेट ऑलरेडी हो जाना चाहिए। लेकिन हम सिलेक्शन पहले कर रहे हैं और टारगेट बाद में निर्धारित कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गलत है। फिर मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल से या किसी स्कूलिंग सिस्टम से या एक लार्जर व्यू में देखूं, तो मैं किसी के खिलाफ या मैं किसी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूं। हम बात ये कर रहे हैं कि भाई स्कूलिंग की बजाय फाउंडेशन के फायदे क्या है। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, एक नया फंडा बताता हूं। वो फंडा है CCC का। CCC का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन और कंपटीशन। इसका मीनिंग क्या मैं बताता हूं। सबसे पहले हमको पता है कि आज अगर कामयाब होना है तो कंपटीशन को फाइट करना ही है, क्योंकि कंपटीशन फाइट किए बगैर आज इस जमाने में हम कामयाब नहीं हो सकते। अब वो कैसे हो, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो चाहे किसी मुद्दे पे लेके है और चाहे पढ़ाई है। जब अपन उस कॉन्सेप्ट में क्लियर होते हैं
तो उसके बाद फिर उसको करने के लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे आम भाषा में कहते हैं इस काम को कैसे किया जाए, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, 20 तरह से सोचेंगे, उनमें से जो बेस्ट होगा वो करेंगे। उसको क्या कहते हैं? कैलकुलेशन। जब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब अपन कैलकुलेशन अच्छे ढंग से बाती बाती की मल्टीपल टाइप की कर चुके होते हैं, तो हम कंपटीशन क्वालिफाई करने योग्य हो जाते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट अब आप यहां लगाओ स्कूलिंग वर्सेस फाउंडेशन में। स्कूलिंग के अंदर क्या होता है कि भाई जिस प्रकार कक्षा 10 में अच्छी परसेंटेज बनाई है, अब ऐसे ही 12th में बनानी है। 12th की परसेंटेज बनाने के लिए मोस्टली स्कूल क्या करते हैं, कक्षा 11 का सिलेबस जल्दी से निपटा देते हैं। कक्षा 12 के सिलेबस को वो मार्च से पहले ही जनवरी में शुरू करवा चुके होते हैं। 12 महीने तो वो, और फिर आगे अगली साल जब वो मार्च में पेपर देगा तो उस समय जनवरी और फरवरी, उन 14 महीनों के अंदर वो हर चैप्टर में 10-10, 20-20 क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट बताएंगे विद्यार्थी को कि ये तो आपको आने ही चाहिए, इनको पक्का रट लो। जाने अनजाने में गुरुजी बोल ही देते हैं पक्का रट लो। क्यों रट लो? अच्छी परसेंटेज बनेगी, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है। सही बात है। उसके चलते अब उसके 90, 95, 98% तो बन जाते हैं। अब उसका लॉस क्या क्या हुआ? 11th क्लास हर कंपटीशन एग्जाम में बराबर आती है जैसे 12th आती है। एक तो वो उस सिलेबस के साथ कंप्रोमाइज हुआ। फिर वो भी देखा जाए, अगर 11th का हमारा फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो 12th भी हमारी कमजोर रहेगी, क्योंकि 12th का जो सिलेबस है वो 11th से इंटरलिंक्ड है। तो वो सिलेबस कंप्रोमाइज हो गया, वहां से हमारा बेसिक कमजोर रह गया। उसकी वजह से 12th में हमने रट तो ली, उस रटन विद्या से हमने नंबर तो बना लिए, परसेंटेज तो बना ली, लेकिन उससे हमारा जो बेसिक है वो कमजोर रह गया। और अगर आज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम कंपटीशन में पीछे हैं। फिर 2 नंबर बात, स्कूलिंग में और यहां डिफरेंस क्या आ जाता है? अपने यहाँ पे उसी 11वीं के सिलेबस को करवाने के लिए जैसे फरवरी तक लास्ट तक अपन सिलेबस करवाते हैं, कोई विंटर ब्रेक नहीं, कोई समर ब्रेक नहीं, 1.5 घंटे की लंबी अपन क्लास चलाते हैं। उसी सिलेबस को जो 6 महीने में स्कूल के अंदर करवाया जाता है, हम लोग 12 महीने में करवाते हैं। उसी सिलेबस को 6 महीने में भी वो 45 मिनट 50 मिनट की क्लास में चलाते हैं, हमारी 1.5 घंटे की क्लास चलती है। तो कुछ तो डिफरेंस होगा। यहां पर हर टॉपिक में मैं डिफरेंस बताता हूं, यहां पर हर टॉपिक में अगर वहां 2 क्वेश्चन होते हैं तो यहां कम से कम 20 क्वेश्चन कम से कम होते हैं। जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, किसी भी विद्यार्थी को मैं बताता हूं, स्कूलिंग में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ेगा तो 20 से 30 सवाल उस चैप्टर में होंगे, लेकिन मेरी क्लास में अगर किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो कम से कम उस एक चैप्टर में मैं 200 क्वेश्चन करवाता हूं। तो अब क्या बढ़ गई? कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट के बाद क्या बढ़ गई? अब उस जब बाती बाती के वो सवाल करेगा, मल्टीपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, तो उसका सोचने का समझने का एक नजरिया बदलेगा, वो और बेहतर सोच पाएगा। तो कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन जब दोनों जुड़ेंगी तो वो कंपटीशन को क्वालिफाई करेगा। तो आज कंपटीशन क्वालिफाई करना ही अपना मेन मोटो है, क्योंकि परसेंटेज बेसिस पे ना तो कोई जॉब है, ना किसी कॉलेज में एडमिशन है। डॉक्टर और इंजीनियर तो शायद बहुत बड़ी बात है, किसी सामान्य ढंग की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है। उसके लिए भी एक सीयूईटी का एग्जाम लगता है, और सीयूईटी का एग्जाम वही बच्चा क्वालिफाई कर पाता है जिसने कंपटीशन की तैयारी करी है। अब अपने पास क्या होता है फाउंडेशन के अंदर, हर 15 दिन के अंदर टेस्ट देगा। अब ओएमआर भरना एक तो बच्चा 2 साल के बाद सीखे कि ओएमआर कैसे भरते हैं, इसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग पॉजिटिव मार्किंग का क्या मीनिंग है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सही क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें हर 2 सप्ताह में एक बार सीखेगा। स्कूलिंग वाला बच्चा 2 साल बाद सोचेगा उस बारे में। नाना करते भी 2 साल के अंदर 50 टेस्ट तो वो ऐसे दे लेगा। फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज चलेगी, 60 दिन में 30 से 40 टेस्ट वो दे लेगा। 12वीं करते करते वो बच्चा 100 बार
कंपटीशन एग्जाम दे चुका होगा, हाँ जी सर। 100 बार वो ये जान चुका होगा कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, पॉजिटिव कैसे होती है। 100 बार उसको कभी पेपर में टाइम कम रहा होगा, कभी ज्यादा रहा होगा, कभी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं टाइम कम पड़ रहा है, कभी टाइम खूब है लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। जब वो इस सिनेरियो से गुजरता है तो वो कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार